नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प कूटनीतिक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक अनुभवी राजनयिक के नजरिए से आज हम किंग चार्ल्स के एक ऐसे शाही मजाक को डिकोड करेंगे जो सुनने में तो बस एक हल्का फुल्का तंज लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके ठीक नीचे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भू राजनैतिक चालों की एक बहुत गहरी परत छिपी हुई है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले व्हाइट हाउस का वो बहुचर्चित स्टेट डिनर, फिर उस रॉयल पलटवार की डिकोडिंग, 18वीं सदी की बिसात, एक बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास, कूटनीतिक हथियार के रूप में हास्य का इस्तेमाल और आखिर में अमेरिका ब्रिटेन के इस खास रिश्ते की चर्चा। आइए भाग 1 से शुरू करते हैं। व्हाइट हाउस का स्टेट डिनर और उस समय का माहौल। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बेहद फॉर्मल और शानदार इवेंट से, लेकिन इसके पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। ईरान युद्ध, नाटो देशों के रक्षा खर्च को लेकर गहरे मतभेद और डोनाल्ड ट्रंप तथा यूनाइटेड किंगडम के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान, ये सब इस डिनर के पीछे की कड़वी सच्चाई थे। आइए जरा उस कमरे के तनावपूर्ण माहौल की कल्पना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक काफी तीखा बयान दिया था कि मौजूदा यूके लीडरशिप के साथ काम करना विंस्टन चर्चिल जैसा नहीं है। मतलब माहौल पहले से ही काफी गर्म था। और ठीक इसी भारी दबाव के बीच किंग चार्ल्स एक बहुत ही सधा हुआ और कूटनीतिक टोस्ट देने के लिए आगे आए। ये कोई आम भाषण नहीं था, बल्कि कूटनीति की बिसात पर चली गई एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। अब आते हैं भाग 2 पर, रॉयल पलटवार का विश्लेषण। ये असल में कूटनीति और बयानबाजी की एक मास्टर क्लास है। किंग चार्ल्स ने वहां जो कहा वो वाकई कमाल था। उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने हाल ही में कहा था कि अगर अमेरिका न होता तो यूरोपीय देश जर्मन बोल रहे होते। क्या मैं ये कहने की हिम्मत करूं कि अगर हम न होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते? इस एक शानदार पंचलाइन से किंग ने ट्रंप के उस नैरेटिव को सीधे चुनौती दी जिसमें अमेरिका को यूरोप का रक्षक बताया जाता है, और बहुत ही चतुराई से पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। आइए इन दोनों बयानों को आमने सामने रखकर देखते हैं। जहां ट्रंप यूरोपीय देशों की निर्भरता साबित करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं, वहीं किंग चार्ल्स थोड़ा और पीछे चले गए। उन्होंने 18वीं सदी के इतिहास का वो सटीक अस्त्र निकाला जिसने मंच पर वापस ब्रिटेन की बुनियादी अहमियत को साबित कर दिया। इसे ही कहते हैं सामने वाले के तर्क को उसी पर वापस मोड़ देना। अपनी स्पीच में किंग चार्ल्स ने जानबूझकर खुद पर और ब्रिटिश इतिहास पर भी खूब व्यंग्य किए, जैसे 1814 में ब्रिटेन का व्हाइट हाउस को जलाना, जिसे उन्होंने मजाक में रियल एस्टेट पुनर्विकास कहा, या फिर बोस्टन टी पार्टी का जिक्र। कूटनीति की भाषा में इसे कैलकुलेटेड डिसआर्ममेंट, यानी अपनी ही बातों से सामने वाले को निहत्था कर देना कहते हैं। इस सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर यानी खुद पर हंसने की कला ने पल भर में कमरे का तनाव खत्म कर दिया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रंप भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। 18वीं सदी का शतरंज। आखिर इस शाही मजाक के पीछे की ऐतिहासिक सच्चाई क्या थी, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। उस समय उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से 3 यूरोपीय शक्तियों के बीच वर्चस्व की होड़ मची थी। अब दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस के पास भले ही जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन असली ताकत ब्रिटेन की उन 13 छोटी कॉलोनियों के पास थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां 25 लाख से भी ज्यादा लोगों की घनी आबादी बसती थी। एक राजनयिक नजरिए से देखें तो ये डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। इतिहास का ये पूरा रुख पलटा 7 साल के युद्ध के दौरान, और इसका अंत हुआ 1763 की पेरिस की संधि के साथ। इस संधि ने फ्रांस को अपना एक बहुत बड़ा भूभाग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी जीत ने ये तय कर दिया कि आने वाले समय में उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजी भाषा, संसदीय परंपरा और ब्रिटिश संस्कृति का ही दबदबा रहने वाला है। किंग चार्ल्स अपने मजाक में ठीक इसी बात की याद दिला रहे थे। तो अब हम आते हैं भाग 4 पर, एक बड़ा भू राजनीतिक विरोधाभास। ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जो वाकई हैरान कर देता है। अपनी हार से तिलमिलाए फ्रांस ने क्या किया? उसने लिया भू राजनीतिक प्रतिशोध। अमेरिकी क्रांति के दौरान जब अमेरिकी विद्रोहियों के पास हथियार और पैसे नहीं थे, तब फ्रांस ने उन्हें पैसा, सैनिक और नौसैनिक सुरक्षा दी। ये एक ऐसा रणनीतिक दांव था जिसके बिना शायद अमेरिकी विद्रोही अपनी आज़ादी की लड़ाई जीत ही नहीं पाते। हैरानी की बात है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे एक झटके में करवट ले लेती है। ये इतिहास का कितना बड़ा विरोधाभास है।
जिस फ्रांस को ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका से बाहर खदेड़ दिया था, उसी फ्रांस ने बाद में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका का रणनीतिक हथियार के रूप में साथ दिया। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रिटेन ने कॉलोनीज बसाईं, लेकिन फ्रांस ने उन्हें तोड़ने में सबसे बड़ी मदद की। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, कूटनीतिक सॉफ्ट पावर के रूप में हास्य। आज के मॉडर्न स्टेटक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, आइए समझते हैं। नाटो पर ट्रंप के कड़े विचारों का मंच से सीधे सीधे विरोध करने के बजाय किंग चार्ल्स ने क्लासिक ब्रिटिश सॉफ्ट पावर का बेहद चतुराई से इस्तेमाल किया। सॉफ्ट पावर यानी सीधे टकराव से बचते हुए साझा इतिहास और हास्य का इस्तेमाल करके अपना प्रभाव स्थापित करना। सच मानिए, कूटनीति की दुनिया में कभी-कभी चुटकुला किसी मिसाइल से भी ज्यादा मारक साबित होता है। इसी हास्य और साझा इतिहास को अपनी ढाल बनाकर किंग चार्ल्स ने यह साफ संदेश दे दिया कि अमेरिका और ब्रिटेन का रिश्ता किसी एक देश के दबदबे पर नहीं, बल्कि बराबरी और आपसी सम्मान पर टिका है। अंतर्राष्ट्रीय पदानुक्रम या कहें इंटरनेशनल हायरार्की की इस कठोर बयानबाजी को उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से नकार दिया। एक राजनीतिक के लिए यह सच में एक अचूक मास्टर स्ट्रोक है। अब आते हैं अपने आखिरी भाग यानी भाग 6 पर, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच का वो स्थायी और बेहद खास रिश्ता। ये जो एंग्लो अमेरिकन गठबंधन है, वो मुख्य रूप से 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है: साझा भाषा, सैन्य सहयोग, खुफिया साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक संबंध। अपनी स्पीच और इन ऐतिहासिक संदर्भों के जरिए किंग चार्ल्स ने इन्हीं नींव के पत्थरों को एक बार फिर से मजबूत करने का काम किया है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जहाँ एक ओर अमेरिकी प्रशासन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गठबंधनों को एक लेन-देन या ट्रांजैक्शनल नज़रिए से देखता है, वहीं किंग चार्ल्स ने बहुत ही विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ ये बता दिया कि ये अहम गठबंधन किसी एक के भरोसे नहीं चलता, बल्कि इसे दोनों देशों के निरंतर योगदान और साझी विरासत ने मिलकर बनाया है। अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ बहुत करीब है। इस बात का जिक्र करते हुए चार्ल्स ने दोनों देशों से अपील की कि वे अपने आप तक सीमित रहने वाली विचारधाराओं को पीछे छोड़ें और वैश्विक स्तर पर एकजुट रहें। ये सिर्फ एक राजा का अपने देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए दिया गया एक स्पष्ट संदेश था। कूटनीति और शब्दों का ये पूरा खेल सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे आज की आधुनिक भू-राजनीतिक वास्तविकताएं और ज्यादा जटिल होती जा रही हैं, क्या 18वीं सदी की ये साझा यादें और कूटनीतिक हास्य इस खास रिश्ते का बोझ उठा पाएंगे? क्या ये सब अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए काफी होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।